Hello students, today we are going to start with a new topic, that is commercial banking under Indian financial system. So let's start. So before starting with the technical aspects of commercial banking, let's discuss the meaning of commercial bank. Now what is a commercial bank? Commercial bank is any such institution which accepts deposits from the public, gives loans, creates credit and undertakes agency work. एक एक करके इन सब functions को discuss करते हैं. मान लीजिए this is a bank and this is general public. इस जनरल पब्लिक में मान लीजिए दिस इज ABC एंड D. अब इस जनरल पब्लिक के पास कभी ना कभी ऐसा होता है कि सरप्लस फंड्स पड़े रहते हैं. सरप्लस फंड्स मतलब फालतू पैसा इन लोगों के पास पड़ा है. मान लीजिए इस पर्सन के पास 10,000 रुपये पड़े हैं, हार्ड कैश. अब ये 10,000 रुपये अगर अपने घर पे रखे तो चोरी का डर है, और 10,000 रुपये अगर मैं घर पे ही रखूं तो वो 10,000 रुपये कभी बढ़ पाएंगे, कभी ग्रो कर पाएंगे? नो, वो 10,000 ही रहेंगे. सो मैंने क्या डिसाइड किया कि ये 10,000 रुपये मैं बैंक में डिपॉजिट करवा देती हूँ. अब बैंक इस 10,000 रुपये के ऊपर मुझे सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट देगा. मान लीजिए 3 और 4% सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट देगा. तो जो मेरा पैसा है वो ग्रो करने लगेगा और मेरे पैसे को चोरी का, डकैती का, किसी तरह का कोई डर भी नहीं रहेगा. सो आई डिसाइडेड कि मैं ये 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवा देती हूँ. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, दैट इज इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक. अब ये 10,000 रुपये बैंक के पास तो आ गए. अब बैंक भी इनमें से कुछ पैसा अपने पास रखेगा और बाकी पैसा लोन दे देगा. मान लीजिए इस जनरल पब्लिक में से कोई एक पर्सन है कोई पर्सन है, उसके पास पैसे की शॉर्टेज है. देखिए ABCD के पास तो सरप्लस मनी था, एक पर्सन है जिसके पास पैसे की कमी है, इसको पैसे की जरूरत है. ABCD ने मिलकर 10,000 रुपीज बैंक में जो डिपॉजिट करवा रखे हैं, वो पैसा जो बैंक है वो इस जरूरतमंद इंसान को लोन पर दे देगा. क्या पूरा का पूरा 10,000? नो. इस 10,000 में से कुछ परसेंटेज अपने पास रख के बैंक जो बाकी पैसा है वो लोन दे देगा. किसे? उन पर्सन्स को जिनको इस पैसे की जरूरत है. सो द अनदर फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज to give loans to the persons who are in need of funds. तो जिनके पास फालतू पैसा है उनसे पैसा एक्सेप्ट करेगा कमर्शियल बैंक, और जिनको पैसे की जरूरत है उनको लोन्स देंगे कमर्शियल बैंक्स. ये दो इसके मेन फंक्शंस रहे. Another function is creating credit. अब क्रेडिट क्रिएशन को मैं आपको बहुत ही एडवांस में डिस्कस करवाऊंगी कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है. इस पॉइंट को अभी के लिए हम यहीं पर छोड़ देते हैं, क्रिएटिंग क्रेडिट, क्योंकि एक वास्ट टॉपिक है जिसको मैं प्रॉपर फिगर्स एंड चार्ट्स के साथ ही एक्सप्लेन कर पाऊंगी बाद में. एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू अंडरटेक एजेंसी वर्क. अब एजेंसी वर्क क्या है? हु इज एन एजेंट? एजेंट एक ऐसा पर्सन है जो कि किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर काम करता है, किसी दूसरे पर्सन की इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है. और जिस पर्सन की इंस्ट्रक्शंस पर एजेंट काम करता है, दैट पर्सन इज नोन एज प्रिंसिपल. सो देयर इज अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड दिस पर्सन ए. अब मान लीजिए इस A पर्सन ने अगर 10,000 रुपीज अपने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं, तो बैंक एक एजेंट है और A इज अ प्रिंसिपल. अब A चाहे तो बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है कि इस 10,000 रुपये को मेरी मदर को जो कि अमेरिका में बैठी हैं उनको ट्रांसफर कर दीजिए. एक एजेंसी फंक्शन. दूसरा एजेंसी फंक्शन आप क्या परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं कि मेरे बिहाफ पे लॉकर खोल दीजिए. तो लॉकर खुलवाने के इंस्ट्रक्शंस देना इज एन एजेंसी वर्क. आप और क्या इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि मेरे घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो पे कर दीजिए. दिस इज अनदर एजेंसी फंक्शन.
मेरे बिहाफ पे शेयर्स खरीद लीजिए, मेरे बिहाफ पे डिबेंचर्स खरीद लीजिए। आप बैंक को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और एज एन एजेंट बैंक ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करता है। सो दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, दैट इज इट अंडरटेक्स एजेंसी वर्क. So there are basically 4 functions of a commercial bank, that is accepting deposits, advancing loans, creating credit, and undertaking agency work. So this is a general meaning of commercial bank. Now, what is the definition of commercial bank? According to Whitehead, what is a commercial bank? Again, it is an institution which collects surplus funds from the public. पहली चीज जो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक से सरप्लस फंड्स को कलेक्ट करना, उनको सेफ गार्ड करना, उनको अपने पास सुरक्षित रखना. बैंक के पास आपने पैसे डिपॉजिट करवा दिए, अब आप उन रिस्क से, चोरी के रिस्क से परे हो गए, तो आपके पैसे को सेफ गार्ड करना, उसको उसकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना भी बैंक का काम है. एंड makes these surplus funds available to the true owner when required. Who is the true owner? इस 10,000 का true owner कौन है? इस 10,000 का true owner है A. A जब भी पैसे मांगेगा तब बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बैंक की ये ड्यूटी है कि उस ट्रू ओनर को उसके पैसे वापस करे. और अगर ट्रू ओनर को इन 10,000 की जरूरत नहीं है तो ऐसे पैसे को उन लोगों को दे दे, लेंड कर दे जिनको इस पैसे की जरूरत है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू व्हाइटहेड, अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन जो कि सरप्लस फंड्स कलेक्ट करेगा, उनको सेफ गार्ड करेगा, जब जब ट्रू ओनर को इन पैसों की जरूरत पड़ेगी उनको वापस करेगा, और अगर ट्रू ओनर को उन पैसों की जरूरत नहीं है तो बैंक उन पैसों को लेंड कर सकता है ऐसे पर्सन्स को जिनको उस पैसे की जरूरत है. सो दिस इज द जनरल मीनिंग एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कमर्शियल बैंक. प्लीज डोंट गो बाय माय हैंडराइटिंग. नाउ let's discuss about the functions of the commercial banks. देखिए जो functions हैं commercial banks के, they are broadly classified into 3 categories. The first one is the primary functions, second is the secondary functions, and lastly the social functions. अब जो primary functions हैं, जो कि most important functions हैं commercial banks के, they are further sub-classified into 3 categories. The first one is accepting deposits, public से deposits accept करना, public को loans advance करना, advancing loans, and another one is credit creation. ये 3 सबसे ज़रूरी functions हैं जो कि एक commercial bank provide करता है. इसके अलावा जो functions हैं, they are secondary functions. Secondary functions are further sub-classified into 2 categories, that is agency functions and general utility services. These are the secondary functions. ये functions अगर commercial bank नहीं भी provide करता तो कोई problem नहीं है, लेकिन these functions are the primary functions. ये जो 3 functions हैं, ये किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो कि कमर्शियल बैंक खुद को कहलवाना चाहता है उसको ये 3 functions तो प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे. Only in that case that institution will be known as a commercial bank. And the last one is the social functions. एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शंस डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये 3 कैटेगरीज डिस्कस करेंगे. चलिए जी, अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, दैट इज प्राइमरी फंक्शंस. प्राइमरी फंक्शंस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 सब कैटेगरीज हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन्स एंड क्रेडिट क्रिएशन.
तो इसमें से हम प्राइमरी फंक्शंस की फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। अब जो बैंक है वो इन 4 तरह की, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन 4 तरह के अकाउंट्स खोलने की आपको परमिशन देती है, फैसिलिटी देती है। ये 4 अकाउंट्स आप एक बैंक के साथ खोल सकते हो। द फर्स्ट अकाउंट इज द फिक्स्ड और टर्म डिपॉजिट अकाउंट, जिसको आप एफडी अकाउंट भी कहते हो। दिस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज एफडी अकाउंट। अब एफडी अकाउंट में क्या है, मान लीजिए कोई पर्सन ए है और उस पर्सन के पास 50,000 रुपए पड़े हैं। इन 50,000 रुपए की जरूरत उसको आने वाले 5 साल तक नहीं पड़ने वाली। उसको लगता है कि ये 50,000 रुपए 5 साल तक उसको नहीं चाहिए। अब ये 50,000 रुपए ये अपने पास घर पे रख के बैठ जाए अगर, तो ये 50,000 रुपए 50,000 ही रहेंगे, ग्रो नहीं करेंगे। उसने क्या सोचा, इन 50,000 को कहीं पे इन्वेस्ट कर दे। तो वो बैंक के पास गया और बैंक में ये 50,000 रुपीज उसने डिपॉजिट कर दिए फॉर 5 इयर्स। और जब 5 इयर्स के बाद उसको क्या मिलेगा, 50,000 रुपीज? नो, 50,000 प्लस जो भी इन 5 साल का इंटरेस्ट होगा वो उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से उसने अपने 50,000 रुपए को ग्रो करवा लिया। दिस इज फिक्स्ड और टर्म डिपॉजिट अकाउंट कि आप फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए, इसमें जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड के लिए आप निवेश कर रहे हैं वो टाइम पीरियड फिक्स्ड है। इससे पहले 5 इयर्स से पहले आप अपनी एफडी को तुड़वा नहीं पाएंगे। इन एक्सेप्शनल केसेस अगर आप इस एफडी को 5 साल से पहले तुड़वाना चाहते भी हैं तो बैंक आपसे पेनल्टी चार्ज करेगा। आप वो पेनल्टी पे करिए और आपको पैसा मिल जाएगा। सो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जब आपको लगता है कि आपको किसी निश्चित टाइम पीरियड के लिए पैसा नहीं चाहिए, तो उस निश्चित अवधि के लिए आप अपना पैसा बैंक को हैंड ओवर कर देते हैं, बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं। And such an account is known as fixed or term deposit account. The second one is the current or demand deposit account. अब ये जो current account है ये बेसिकली बिजनेसमैन खुलवाते हैं। इसके ऊपर बैंक आपको किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता। आप इसको जितनी बार मर्जी इसमें से पैसा विड्रॉ करवा सकते हैं। विड्रॉल के ऊपर लिमिट नहीं होती इसमें। आप कितना भी पैसा इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना भी पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। विड्रॉल के ऊपर इसमें किसी भी तरह की लिमिट नहीं है। आपका पैसा है, आप किसी भी टाइम पे डिपॉजिट करिए, किसी भी टाइम पे निकलवाइए। लेकिन क्योंकि आपने बैंक को किसी निश्चित अवधि के लिए अपना पैसा नहीं दे रखा, इसीलिए बैंक इस अकाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं देता। This is current or demand deposit account. Another famous account is the savings account. Savings account में आप निश्चित पीरियड के लिए, कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड इसमें नहीं है। जैसे कि फिक्स्ड अकाउंट में फिक्स्ड पीरियड टाइम पीरियड था, फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करते थे। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन यहाँ पे बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, 3 या 4% इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर लिमिट रहती है, मतलब आप अनलिमिटेड विड्रॉल्स नहीं कर सकते। करंट अकाउंट में विड्रॉल के ऊपर लिमिट नहीं थी, जब मर्जी पैसा निकलवा सकते थे, जितनी बार मर्जी निकलवा सकते थे। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में बैंक आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, विड्रॉल की ट्रांजैक्शंस हैं, उसके ऊपर सीमा लगा देता है, रोक लगा देता है कि मान लीजिए साल में आप सिर्फ और सिर्फ 12 बार ही इसमें से पैसा निकलवा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सेव जितना मर्जी कीजिए, डिपॉजिट जितना मर्जी कीजिए सेविंग्स अकाउंट में, लेकिन पैसा आप अगर निकलवाएंगे तो उसके ऊपर विड्रॉल की लिमिट है जो कि बैंक पुट इन करता है। दिस इज सेविंग्स अकाउंट।
एंड लास्ट वन इज द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि आप हर महीने 500 रुपए अलग से निकाल के रख सकते हैं। आप 50,000 रुपए एक बार नहीं निकाल सकते, लेकिन आप 500 रुपया हर महीना निकाल सकते हैं। तो आप हर महीने 500, 500, 500, 500 इस तरह से आप अपने जो आरडी अकाउंट है उसमें पैसा इन्वेस्ट करते जाइए, और ऐसा आप 5 साल तक करिए। 5 साल इंटू एक साल में 12 महीने, तो इस तरह से आप 60 बार 500 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, और इसके ऊपर जब आपको अमाउंट मिलेगा एट द एंड, वो कितना मिलेगा जितना आपने निवेश किया, दैट इज 500 इंटू 60 प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। अब इन सब में से हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर होता है? इसके ऊपर। आरडी अकाउंट भी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की तरह ही है। इन दोनों में फर्क क्या है फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी अकाउंट में? फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको एक ही बार पैसा बैंक को हैंड ओवर कर देना है 5 साल के लिए, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में आप 50,000 रुपया इकट्ठा जमा नहीं करवा रहे बैंक के पास, आप वो 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट्स में बैंक के पास जमा करवा रहे हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन जहां अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर सबसे आपको हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। 7% टू 8% तक का इंटरेस्ट रेट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो देखिए, अगर आप सेविंग्स में जाते हैं तो आपको 3 या 4% का मिलेगा इंटरेस्ट, और अगर आप फिक्स्ड या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप करंट डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको किसी तरह की विड्रॉल की समस्या नहीं है। अब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का डिसएडवांटेज क्या है कि एक बार आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया तो आप उसको उस फिक्स टाइम पीरियड से पहले निकलवा नहीं सकते, और अगर आप इमरजेंसी केसेस में निकलवाना चाहते भी हैं तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सिमिलरली रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में भी आप 5 साल से पहले पैसा नहीं निकलवा सकते, और अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको पीनल अमाउंट पे करना पड़ेगा। सो दीज आर बेसिकली द 4 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स जो कि आप एक बैंक के साथ खुलवा सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जो प्राइमरी फंक्शंस की जो फर्स्ट कैटेगरी है, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स वाली कैटेगरी, वो पार्ट हमारा खत्म हो गया। The second category in primary functions is advancing loans. अब देखिए, डिपॉजिट्स किससे एक्सेप्ट करता है बैंक? डिपॉजिट्स उनसे एक्सेप्ट करता है जिनके पास सरप्लस पैसा है, फालतू पैसा पड़ा है, और लोन्स उन्हें देता है जिनके पास पैसे की कमी है, डेफिसिट फंड्स हैं। तो ये कैटेगरी हम डिस्कस कर चुके, ये कैटेगरी हमें डिस्कस करनी है इस पार्ट में। जो लोन्स हैं वो इन 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें से हमें जो फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस करनी है वो हम टर्म लोन की कैटेगरी डिस्कस करेंगे। टर्म लोन में जब बैंक आपको फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए पैसा उधार पे दे देता है, तो फिक्स्ड टाइम पीरियड क्या हो सकता है? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल। जब एक निश्चित अवधि के लिए बैंक आपको लोन दे देता है, ऐसे लोन को कहा जाता है टर्म लोन, और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और इंटरेस्ट रेट जनरली टर्म लोन के केस में हाई रहता है। तो निश्चित अवधि के लिए बैंक जब आपको उधार देता है पैसा, ऐसे लोन को कहा जाता है टर्म लोन। यहाँ पे टाइम पीरियड भी फिक्स रहता है और अमाउंट भी फिक्स रहता है। अमाउंट इज ऑल्सो फिक्स्ड। Fixed amount for fixed time period is known as term loan.
Another one is the cash credit. अब कैश क्रेडिट में बैंक आपको लोन का अमाउंट सैंक्शन कर देता है 5 लाख रुपए. सैंक्शन कर दिया. सैंक्शन करना मतलब मंजूरी देना. बैंक ने आपको 5 लाख रुपए विड्रॉ करने की मंजूरी दे रखी है, लेकिन आपने एक्चुअली में जितना पैसा यूज किया दैट इज 2 लाख रुपीज. तो अब देखिए यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे किसके ऊपर करना है. इंटरेस्ट इज टू बी पेड ऑन रुपीज 2 लाख, क्योंकि आपने पैसा यूटिलाइज कितना किया, लोन यूज कितना किया, 2 लाख रुपए यूज किया. अपने 3 लाख रुपए जो रिमेनिंग थे वो आपने यूज नहीं किए, इसलिए आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो 2 लाख के ऊपर पे करना है, ना कि 5 लाख के ऊपर. दिस इज कैश क्रेडिट. तो कैश क्रेडिट और टर्म लोन में डिफरेंस क्या हुआ कि टर्म लोन में आपने जिस अमाउंट का लोन लिया है उस अमाउंट के ऊपर, उस पूरे अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे आप वो अमाउंट यूज करें या ना करें. लेकिन कैश क्रेडिट में आप इन 5 लाख में से जितना यूटिलाइज करेंगे आपको इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ उसी अमाउंट के ऊपर पे करना पड़ेगा. Another category of loans is the overdraft facility. अब ओवरड्राफ्ट में क्या है, हम करंट अकाउंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट स्लाइड में. अब करंट अकाउंट है आपका एक बैंक के साथ और उस अकाउंट में आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए बचे हैं, लेकिन आपने एक आपका कस्टमर है और उस कस्टमर या फिर आपका एक सप्लायर है जिससे आपने सामान खरीदा हुआ है, उस सप्लायर को आपने एक चेक दे रखा है 3 लाख रुपए का, लेकिन आपके अकाउंट में तो सिर्फ 2 लाख रुपए है. सप्लायर ने अगले दिन आपके अकाउंट में चेक लगा दिया. अब ये जो चेक है ये हो जाएगा बाउंस, कैंसिल हो जाएगा, ये चेक बाउंस हो जाएगा क्योंकि आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए नहीं है. तो ये जो चेक है ये बाउंस हो जाएगा, और चेक बाउंस होने के लिए आपको पीनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. ऐसी चीज से बचने के लिए बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें कि आप अपने अकाउंट से ओवरड्रॉ कर सकते हैं कि अगर इन 2 लाख से ज्यादा का चेक लग भी जाए तो उस केस में आपका जो चेक है वो बाउंस नहीं होगा और आपको पीनल चार्जेस नहीं लगेंगे. तो इस केस में आपकी जो ओवरड्राफ्ट, आपका जो अकाउंट है वो 1 लाख से ओवरड्रॉ हो जाएगा. एक तरह से 1 लाख का आपको लोन मिल जाएगा और इस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. दिस इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. एंड द लास्ट वन इज द डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट्स आपको समझने पड़ेंगे क्योंकि इस स्टेज पे आके बच्चे पुराना वो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला जो बेसिक कंसेप्ट है वो भूल जाते हैं. तो पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, वो समझ लेते हैं. देखिए यहाँ पर है ए जो कि एक सेलर है और ये है बी जो कि बायर है. ए ने बी को 10,000 रुपए का सामान बेचा है, लेकिन बी के पास अभी पैसे नहीं है. तो जो ए है वो बी को उधार का समय दे देता है 3 महीने, और जो ए है वो एक बिल ड्रॉ कर देता है जो कि ए के लिए बिल रिसीवेबल है और बी के लिए बिल पेएबल है. ए ने बी को एक बिल ड्रॉ करके दे दिया और बी से उसको एक्सेप्ट करवा लिया कि भाई 3 महीने के बाद तू मुझे पेमेंट कर देना. ऐसे बिल को कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक पार्टी के लिए बिल रिसीवेबल है और दूसरे पार्टी के लिए बिल पेएबल है. अब जो बिल ऑफ एक्सचेंज की डेट है वो है 1/7/2019. 1/7/2019 को ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया है और 3 महीने के लिए अगर किया है तो उस बिल की ड्यू डेट क्या रहेगी, काउंट कीजिए. जुलाई में किया है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने के बाद इसकी ड्यू डेट फॉल करेगी, दैट इज 30 सितंबर को. अब हुआ क्या कि ए को
31 जुलाई को पैसे की जरूरत आन पड़ी। अब ए क्या करे? क्या इस बिल ऑफ एक्सचेंज की पूजा करे, आरती करे उसकी? क्या करे? इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर वो अपने बैंक के पास गया। बैंक को बोला, जी आपके पास तो लोग बहुत पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो उस पैसे में से थोड़ी उधार मुझे भी दे दीजिए। तो ए क्या कहता है कि मेरे पास ना एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 रुपए का है, आप ये 10,000 रुपए का बिल मुझसे ले लीजिए, बदले में मुझे पैसे दे दीजिए, और जब इस बिल की ड्यू डेट आएगी तो आप बी से ये पैसा मांग लीजिए। बैंक कहता है ठीक है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो कहता है कि आपने जितना 2 महीने का इंटरेस्ट है वो काट लीजिए। तो बैंक का जो डिस्काउंट रेट चल रहा था दैट इज 10%। अब बताइए डिस्काउंट का अमाउंट कितना बनेगा? बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा ए से? 10,000 इंटू 10% इंटू कितने महीने? बताइए कितने महीने के लिए उधार ले रहा है? ए बैंक से कितने महीने के लिए उधार ले रहा है? ए बैंक से उधार ले रहा है 2 महीने के लिए, 31 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक 2 महीने के लिए उधार ले रहा है, दैट इज 2/12। तो इस हिसाब से जो डिस्काउंट बना दैट इज ₹167। तो बैंक इस 10,000 में से 167 रुपीज काट के जो बाकी अमाउंट है 9833 ये ए को लोन दे देगा, और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज कर लिया बैंक ने? 167 रुपीज। तो इस तरह से आपका जो कंसेप्ट है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चलता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज को जब जो सेलर है वो बैंक के पास जाकर डिस्काउंट करवा लेता है, बेच देता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जब आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर डिस्काउंट करवाने के लिए जाते हैं, वो भी एक तरह से लोन है जो कि बैंक आपको प्रोवाइड करता है। तो ये आपके 4 तरह के लोन अकाउंट्स हैं। प्राइमरी फंक्शंस में जो लास्ट फंक्शन है दैट इज क्रेडिट क्रिएशन। ये फंक्शन थोड़ा सा टिपिकल और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बैंक का, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगी, इजीली समझ में नहीं आता ये, तो आपको एक फ्लो चार्ट से और फिगर्स के साथ में एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर ए है और ए का एक बैंक अकाउंट है बैंक 1 में। ए के पास सरप्लस फंड्स हैं 10,000 रुपए, और इन 10,000 रुपए को वो बैंक 1 में डिपॉजिट कर देता है। अब ये जो बैंक 1 है इन 10,000 रुपए को आगे उन लोगों को लोन पे दे देगा जिन लोगों को इस पैसे की जरूरत है। क्या बैंक 10,000 के 10,000 को लोन के रूप में दे सकता है? नो। आरबीआई कहता है कि हर बैंक को अपने डिपॉजिट्स के ऊपर कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करके रखनी है, CRR। वो कैश रिजर्व रेशो 5%, 8%, 6% कितनी भी प्रिस्क्राइब कर सकता है आरबीआई। मान लीजिए यहाँ पर जो आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशो प्रिस्क्राइब करी है दैट इज 5%। बैंक क्या करेगा, इस 10,000 में से कैश रिजर्व दैट इज 10,000 इंटू 5%, 500 रुपए अपने पास रख के जो बाकी अमाउंट है दैट इज ₹9,500 ये बी को लोन पे दे देगा। अब बी का जो अकाउंट है वो बैंक 2 के साथ है, और बी अपना ये जो पैसा है 9,500 रुपीज वो बैंक 2 में डिपॉजिट कर देता है। अब बैंक 2 के पास 9,500 रुपीज आ गए। इन 9,500 रुपीज को बैंक 2 फिर से आगे अपने कस्टमर्स को लोन पे देगा। क्या पूरा का पूरा 9,500? ऑफ कोर्स नॉट। कितना? कैश रिजर्व काट के। यहाँ पे कैश रिजर्व कितना रहेगा? 9,500 का 5% दैट इज 475। 475 रुपीज काट के
लोन कितने का दे देगा? 9025 का लोन वो सी को दे देगा। इसी तरीके से ये जो सी है इसका बैंक 3 में खाता है, ये बैंक 3 में 9025 रुपीज डिपॉजिट कर देगा। इसी तरीके से जैसे कि हमने ऊपर किया, बैंक 3 भी कैश रिजर्व काट के, कैश रिजर्व कितना काटेगा ये? 451 रुपीज काट के जो बाकी अमाउंट है 8574 ये फिर से लोन दे देगा किसी और पर्सन को। तो इस तरह से आप देखिए ये जो 10,000 रुपए है ये कन्वर्ट होके कितने में बदल गए? 9500 एक जगह पे, दूसरी पे 9025, तीसरी जगह पे 8574। इस तरह से ये सर्कल चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और ये जो 10,000 रुपए हैं वो कितना बड़ा अमाउंट बन जाएगा। दिस ओवरऑल प्रोसेस इज नोन एज क्रेडिट क्रिएशन। इस तरह से ये जो बैंक्स हैं वो इस 10,000 को किस तरह से यूज करते हैं क्रेडिट क्रिएट करने के लिए। सच अ प्रोसेस इज नोन एज क्रेडिट क्रिएशन। आई होप कि आपको ये जो प्राइमरी फंक्शंस का पार्ट है ये समझ में आ गया होगा। ये जो प्राइमरी फंक्शंस हैं दे आर सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज accepting deposits, another one is advancing loans, and the last one is creation of credit.